Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of the Maths Trainer. My name is Navjot Singh. In this video, we are going to do the HCS Prelims CSAT 2022, which was held on the last Sunday. The detailed solution of mathematics section. ठीक है, तो आपके पास टोटल अराउंड 74 क्वेश्चंस थे मैथ्स और रीजनिंग मिला के, जिसके आंसर की मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की है. आप उसको आई के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं. उसमें से 31 क्वेश्चंस आर डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो which pertain to the sequence of code B. ठीक है, do subscribe to the channel The Maths Trainer before watching this video and do share it with your friends so that they can also have an insight into the solutions. Okay, so without any delay, let us begin with the solutions with the first question. So the first question is x is a% more than y is b% less than z. x y z जो है वो तीनों पॉजिटिव दिए हुए हैं and x is greater than z. The relation between a and b is. अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और z को रिलेट कर पाते हैं तो आप इसको रिलेशन को वहाँ से इम्प्लीकेट करके इनइक्वालिटी के ऊपर आ सकते हैं. ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का. तो x जो है वो a% मोर देन y है, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस a y बाई 100. ठीक है, यानी कि y इंटू 1 प्लस a बाई 100. और जो y है वो b% लेस देन z है, तो y आ गया z माइनस बी जेड बाई 100, यानी कि ये आ गया z इंटू 1 माइनस बी बाई 100. अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो x की वैल्यू आ जाएगी z इंटू 1 माइनस बी बाई 100 इंटू 1 प्लस ए बाई 100. ठीक है, अब अगर x z से बड़ा है तो z को किसी 1 से बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो x के इक्वल आएगा. तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 माइनस बी इंटू 100 प्लस ए ग्रेटर देन 10,000. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद द आंसर यू विल गेट इज ऑप्शन नंबर सी. तो ये आ जाएगा 100a ग्रेटर देन 100b प्लस ए बी. ठीक है, तो ये आप इसको ऑब्वियसली प्रोडक्ट लेके सॉल्व कर सकते हो, तो कैलकुलेशन में नहीं शो कर रहा. ठीक है, तो ये तरीका होता है इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का. नो डाउट थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है परसेंटेजेस का, तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर हर्षल स्पेंड्स 40% ऑफ हिज सेविंग्स on the medical expenses for his wife. He also spends 20% each of the remaining amount on his 3 daughters on their education. From the remaining amount, half of it was spent on a family trip and the remaining in his saving account is rupees 12,000. ठीक है, तो इन्होंने पूछा है how much money did Mr. Herschel had initially. तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा था. ठीक है, सारे ऑप्शन ऑब्वियसली आपके 100 या 1000 पे डिविजिबल हैं, तो आप लेट अस से 100k रुपीज़ मान सकते हैं उसके पास स्टार्टिंग में थे. उसने 40% मेडिकल एक्सपेंसेस में चले गए, तो माइनस 40% करेंगे तो उसके पास कितना बचेगा 60k. ठीक है, अब 60k में से उसने 20% हर एक बेटी की पढ़ाई में लगा दी. तो 3 बेटियां हैं, 20% इंटू 3, तो माइनस 20% ऑफ 60k इज 12k इंटू 3, यानी कि कितना हो जाएगा 36k. तो 24k बचेगा. उसके बाद हाफ ऑफ दिस वॉज स्पेंट इन अ फैमिली ट्रिप, तो इसका माइनस 50% कर देंगे, यानी कि इसका हाफ यानी कि 12k. तो अब सिंपल सी क्वेश्चन बची, 12k इज द अमाउंट लेफ्ट एंड दैट इज इक्वल टू 12,000. सो k इज इक्वल टू 1000. तो उसके बाद स्टार्टिंग में कितना पैसा था, आंसर कितना हो जाएगा 100 इंटू 1000, 100 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 1 लाख. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया. नो डाउट इसमें टाइम उतना नहीं लगेगा, सो दिस इज अ डूएबल क्वेश्चन. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. द रेशियो बिटवीन प्राइसेस ऑफ अ 2 बाइसाइकिल्स इज 15 and 26. If the price of first is increased by 10% and that of the second by 550, the ratio between the new prices is 13:22. तो इनिशियल प्राइसेस उन्होंने पूछी हैं, तो इनिशियल प्राइसेस हम मानेंगे 15k और 26k. अब 15k में हमने बढ़ा दिया 10%, तो 1.5k ऐड कर दिया. उसके बाद इसमें बढ़ा दिए 550 रुपये. ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 13/22. तो दिस इज 22 इंटू 16.5k, सो हो जाएगा 33/2k इज इक्वल टू 13 इंटू 26k प्लस 550. ठीक है, सो दिस विल बी, ये 11 पे कट जाएगा. 11 इंटू 33 इज 363k इज इक्वल टू 13 इंटू 26 हो जाएगा 338k प्लस 13 इंटू 550. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 63 और 38, तो 23 और 2 25k इज इक्वल टू 13 इंटू 550. k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13 इंटू 22. ठीक है, विच विल बी 286 रुपीज़. ठीक है, तो k जो था वो कॉमन फैक्टर था,
15K की वैल्यू चाहिए हमें एक तो वो आ जाएगी 4290, और एक चाहिए हमें 26K की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 7436। ठीक है, तो अगेन इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, आप इसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ₹1200 इज डिवाइडेड अमंग XYZ सच दैट 30 मोर देन 3/5 ऑफ X शेयर, तो 3/5X प्लस 30 इक्वल टू 10 मोर देन 2/5 ऑफ Y शेयर, 2/5Y प्लस 10 इक्वल टू 20 मोर देन 5/7 ऑफ Z शेयर, 5/7 ऑफ Z शेयर प्लस 20। ये सारे इक्वल हैं तो इसको K के इक्वल मान लो। ठीक है, X की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से K माइनस 30 इंटू 5/3, Y की वैल्यू हो जाएगी K माइनस 10 इंटू 5/2, और Z की वैल्यू हो जाएगी K माइनस 20 इंटू 7/5। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, ये सारे इक्वल हैं और टोटल जो सम है वो 1200 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1200, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1200। इसके बाद आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5k/3 प्लस 5k/2 प्लस 7k/5। ठीक है, ये तो हो गए k वाले नंबर्स। 30/3 इज 10 माइनस 50, दिस इज 50/2 माइनस 25, एंड दिस इज 4 इंटू 7 माइनस 28 इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सॉल्व करके इधर आ जाएगा 1303, और इधर सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका 30 आ जाएगा। सो दिस विल बी 50K प्लस दिस विल बी 75K एंड प्लस दिस विल बी 42K। ठीक है, तो यहाँ से K की वैल्यू देख लेते हैं क्या आती है। From here you will get the value of K approximately equal to 234। ठीक है, 234.07 टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, अब Z का शेयर है तो Z का शेयर कितना है हमारे पास, K माइनस 20, सो 214 इंटू 7/5 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अगेन योर नंबर इज 299, तो 300 के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो नो डाउट थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बट इट इज़ डूएबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, which says that Ram and Shyam together have 285। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। 2/3 ऑफ द मनी विद राम इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द मनी विद श्याम, तो राम के पास R और श्याम के पास S, तो 2/3 R इज इक्वल टू 3/5 S। फ्रॉम हियर यू गेट R इक्वल टू 9S/10। ठीक है, R प्लस S की वैल्यू कितनी है 285, तो सिंपल इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 9S/10 plus S is equal to 285, this will give you 19S is equal to 2850। ठीक है, and S is equal to 150। तो श्याम के पास 150 रुपये हैं, राम के पास कितने हैं 135। क्या पूछा उन्होंने, राम के पास कितने पैसे हैं 135, सिंपल। ठीक है, कैलकुलेशन भी बहुत कम है इसमें। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, 2 buses are at 2 different places 76 kilometers apart, they start moving toward each other if the speeds are this and this, then after how much time they will meet each other। very simple question। ठीक है, तो अगर उनका डिस्टेंस d है, ठीक है, और वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं विद स्पीड v1 एंड v2, तो डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आपका टाइम का d/v1 प्लस v2 प्रोवाइडेड द यूनिट्स आर द सेम। तो ये हो जाएगा 76/18 प्लस 20, दैट इज 76/38। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2 hours। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, the answer is option number A. Next question number 7, ellipses are two dimensional figure, obviously बात है, it has 2 foci and a major axis and a minor axis, correct। a circle is always an ellipse with equal major axis and minor axis, correct। in the text given above, m is the number of times a letter has occurred consecutively like P in Dipper। तो एक लेटर जब 2 बार एक ही वर्ड में आता है तो उसको हम m मानेंगे, कितने बार आता है। and n is the number of words with 4 or more letters that have been repeated in the text, what is the product of m and n। अब इसमें आप ये है कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, गलती होने के चांसेस वैसे इसमें कम है। ठीक है, अब डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन दिया इसका ऐसे, तो इसमें ऑरेंज वाले जो वर्ड्स हैं आपके पास एलिप्सिस, एलिप्स एंड फोकाई, वो होंगे m को कंट्रीब्यूट करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 3। ग्रीन वाले जो लेटर्स हैं वो n को कंट्रीब्यूट करेंगे, मेजर और मेजर यहाँ 2 बार आया है, माइनर और माइनर 2 बार आया है, एक्सिस और एक्सिस 2 बार आया है, तो n की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3, m इंटू n दैट इज इक्वल टू 9। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन सिंपल, थोड़ा टाइम लग सकता है बस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8,
Total of 83 persons are standing in a queue. Between Mahesh and Suresh, there are 34 persons standing. Which of these could be the position of Mahesh so that it is possible to uniquely determine the position of Suresh? तो अब 83 लोगों में से यूनिकली डिटरमाइन का मतलब ये है कि सुरेश की एक ही पोजीशन आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं पहले, 12 फ्रॉम द फ्रंट। अगर महेश 12वें नंबर पे आगे से खड़ा है तो क्या सुरेश को सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा होना पड़ेगा? तो 11 लोग यहाँ खड़े हैं, महेश यहाँ खड़ा है। अब ऑब्वियसली इन दोनों में 34 लोगों का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे 34 टुवर्ड्स राइट ही होगा, यानी कि टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द रो यहाँ पे खड़ा है सुरेश। तो ऑब्वियसली एक ही यूनिक पोजीशन है, यहाँ पे कुछ लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो ए हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। बी की बात करते हैं, 41 फ्रॉम बिहाइंड। तो 40 लोग इसके पीछे खड़े हैं। अब ऑब्वियसली दो पोजीशंस बन जाएंगी, कैसे? 34 इधर भी हो सकता है, 34 इधर भी हो सकता है। यहाँ पे अगर सुरेश है तो यहाँ पे 5 लोग होंगे, और यहाँ पे अगर सुरेश है तो इधर भी कुछ लोग बच जाएंगे, क्योंकि 40 और 34 को ऐड करेंगे तो 74 आएगा, 74 + 2 आएगा 76, तो यहाँ पे 7 लोग बच जाएंगे। तो इस केस में आप इसको यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। वो लेफ्ट में भी खड़ा हो सकता है, वो राइट में भी खड़ा हो सकता है, ठीक है। 59 फ्रॉम बिहाइंड, अब इसमें ऑब्वियसली बात है, आपको पता चल गया होगा। 59 फ्रॉम बिहाइंड में मतलब 58 लोग यहाँ हैं, एम यहाँ है। अगर आप इधर 34 लोग खड़े कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 83 से क्रॉस कर रहा है टोटल। तो इधर ही 34 लोगों के बाद यहाँ पे सुरेश खड़ा होगा, ठीक है। सो टुवर्ड्स द लेटर एंड ऑफ द रो। तो सी से भी सुरेश की जो पोजीशन है वो यूनिकली डिटरमाइन हो रही है, ठीक है। तो आंसर आया ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्यूब ऑफ साइड लेंथ 6 सेंटीमीटर पेंटेड रेड ऑन ऑल इट्स साइड्स। द क्यूब इज कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब से हमारे पास यहाँ पे 27 क्यूब्स बन जाएंगे, 3 लेयर्स होंगी उसकी। ऑन ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स द अनपेंटेड साइड्स आर पेंटेड ग्रीन। तो जो भी अब अनपेंटेड साइड्स होंगी, क्योंकि लेटर से वुडन डाइस है, तो जो वुड का कलर आया होगा बीच में से काटने के बाद, वहाँ पे इन्होंने ग्रीन पेंट कर दिया। ईच ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स इज नाउ कट फर्दर इनटू क्यूब्स ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर। उसको फिर से किस में काट दिया? 1 सेंटीमीटर में, यानी कि हर एक क्यूब के 4 छोटे छोटे क्यूब बना दिए, ठीक है। तो 27 × 4 टोटल 108 क्यूब्स हमारे पास हो जाएंगे। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर विल हैव एग्जैक्टली 3 ऑफ इट्स फेसेस कलर्ड ग्रीन, ठीक है। कितने ऐसे होंगे जिनके 3 फेसेस क्या होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस है, नो डाउट इस एग्जाम का सबसे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम उन चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जो 3 लेयर में आपको बोल रहा हूँ, 999 स्मॉल क्यूब्स की रेड क्यूब को काटने के बाद वो कुछ ऐसे होंगी। लेटर से ये फर्स्ट लेयर है, लेटर से सबसे पीछे वाली लेयर है, और ये मिडिल वाली लेयर है, ठीक है। तो व्हाइट ऑब्वियसली वुड के कलर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ के जो बैक साइड वाले हैं, यानी कि इसका ये फेस भी रेड है, इसका ऊपर वाला फेस भी रेड है, बट पीछे के जो फेस हैं वो वुड वाले हैं। इसके दोनों साइड के फेस वुड वाले हैं, बट ये वाला फेस जो है वो रेड है, ठीक है। इसका उसका सेम। अब देखते हैं, अब जब सबको ग्रीन पेंट कर देंगे तो जस्ट हमें ये काउंट करना है कि कैटेगरीज बना लो, 1 2 3 4, इन चारों में से सेम आंसर आएगा, वही आंसर यहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैटेगरी होगी ये वाले डाइस की, 1 2 3 4, जो इसका आंसर वही इसका आंसर, और सबसे लास्ट कैटेगरी होगी ये वाले की, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। सबसे बाहर वाली कैटेगरी ये, उसके बाद ये कैटेगरी दूसरी, और इसके बाद लास्ट कैटेगरी ये वाली, ठीक है। तो अब रेड वाले के लिए काउंटिंग कर रहे हैं, उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें जब पीछे की साइड पे जो ग्रीन पेंट हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसमें कितना आ पाएगा? 1 ही आ पाएगा। तो 1 + 1 + 1 + 1 4, ठीक है। तो टिक वाले हो गए 4, सर्कल वाले हो गए, इसमें ऑब्वियसली हमारे पास आएंगे 2, ठीक है। 2 + 2 + 2 + 2 8, इसमें आएंगे कितने? आएंगे इसमें 4, ठीक है। तो क्रॉस वाले में 4, यानी कि यहाँ से टोटल आ गए कितने हमारे पास? 8 और 8 16, यहाँ से भी कितने आ गए हमारे पास? 16। तो 16 और 16 हो गए 32, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये सिंगल वाले में लेफ्ट साइड पे भी ग्रीन पेंट हो रहा है और पीछे वाली साइड पे भी ग्रीन पेंट हो रहा है, इधर रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये टिक वाले हो गए। सर्कल वाले, ठीक है, तो इस सर्कल वाले आ जाएंगे 4, ठीक है, जो कि अंदर वाला फेस हम कट करके आएंगे। तो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, तो ये हो गए 16। और क्रॉस वाले हो गए ऑब्वियसली सारे के सारे, यानी कि 8, ठीक है। 8 जो वर्टिसेस है वो सारे ग्रीन कलर के होंगे, और उनमें तीनों फेस जो होंगे वो ग्रीन कलर के आएंगे। तो यहाँ से टोटल कितने आ गए हमारे पास? 32। तो फाइनल आंसर कितना हो गया?
16 प्लस 32 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 64 क्यूब्स ऐसे होंगे जिनमें 3 फेसेस जो क्या होंगे वो ग्रीन कलर के होंगे। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन, नो डाउट थोड़ा समझने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम दैट आई कैन एक्सप्लेन। ठीक है, आप डेफिनेटली इसको एग्जाम में छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द लाइन ग्राफ शोज द रोड एक्सीडेंट हैपन इन 3 डिफरेंट सिटीज in India. The y-axis in graph represent the number of accidents happened. Okay, in which year the difference between the accident in city A and city C is minimum. अब जो डिफरेंस होता है, अब हम ये तो नहीं ले सकते कि A माइनस सी या फिर C माइनस ए, जो डिफरेंस होता है वो मॉड ही लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि अगर हम A माइनस सी लेंगे तो हो सकता है किसी साल में एक्सीडेंट्स का जो नंबर है वो नेगेटिव भी आ जाए, तो नेगेटिव नंबर इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सोल्यूशंस। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले है, ऑब्वियसली इससे आप ऑप्शन चेक करेंगे 94, 95, 96, 97। तो 94 में अगर हम देखते हैं, 94 में ए जो है वो सर्कल है और सी जो है वो ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 20 एक्सीडेंट्स है, यहाँ पे इसका आंसर 20 है। फिर आप देखते हैं 95 में फिर से 20 है। 96, ये रहा 96, इसमें 10 का डिफरेंस है। और 97 में फिर से आपके पास 20 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली अगर आप ए माइनस सी या सी माइनस ए करते हैं, इसमें से प्लस माइनस 20 की वैल्यूज भी आ सकती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, जिसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू है डिफरेंस की वो 10 आ रही है। ठीक है, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ए में ज़्यादा एक्सीडेंट हुए थे या सी में। फाइन, सो वी हैव ऑप्शन नंबर बी एज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज अ वेरी सिंपल सीरीज, वी हैव टू कैलकुलेट द मिसिंग टर्म। 300 और 296 में से -4 किया इन्होंने, 296 और 287 में से इन्होंने -9 किया है, 287 और 271 में से -16 किया है, उसके बाद होना चाहिए -25। तो 271 -25 हमारा आंसर होगा, प्रोवाइडेड ये सीरीज को आगे कंटिन्यू करता है। सो दैट इज इक्वल टू 246। अब 246 में से अगर हम 36 माइनस करते हैं, दैट इज द नेक्स्ट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 210। तो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का वैल्यू है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 स्क्वायर। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी सिंपल वन। नेक्स्ट question number 12 again, which of the following cannot be a number of the series. this question should be मैं बोल रहा हूँ बोनस, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे दिया है इन्होंने 4 का क्यूब, फिर दिया इन्होंने 5 का क्यूब, फिर दिया इन्होंने 6 का क्यूब, फिर 343 की बजाय इन्होंने 345 दे दिया, तो इट इज़ अ प्रिंटिंग मिस्टेक। यहाँ पे दिया है 8 का क्यूब। अब नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 9 का क्यूब होगा। उसके अलावा एक और मिस्टेक भी है, इन्होंने छोटे क्यूब्स भी दे रखे हैं, जबकि सीरीज सिर्फ एक ही साइड में आगे बढ़ती है। तो इन्होंने 3 का क्यूब भी ऑप्शन में दे रखा है और 2 का क्यूब भी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन में है। तो आइडियली अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना हो तो आंसर इज 999, अदरवाइज इट शुड बी बोनस गिविंग द प्रिंटिंग मिस्टेक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। देर आर 8 पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल। द एवरेज वेट ऑफ द 7 लाइटेस्ट पेशेंट्स इज 45 kg एंड एवरेज वेट ऑफ 7 हैवीएस्ट पेशेंट इज 52 kg। द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ हैवीएस्ट एंड लाइटेस्ट पेशेंट इज। अब डायरेक्टली आप इसका आंसर लिख सकते हैं अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने एवरेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, कि जो 7 हैवीएस्ट और 7 लाइटेस्ट पेशेंट के वेट का डिफरेंस होगा वही हैवीएस्ट माइनस लाइटेस्ट होगा। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू 52 × 7 माइनस 45 × 7। तो 7 कॉमन ले लेंगे तो ये 7 × 7 ही आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 49 kg। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर हम डिटेल मेथड से जाएं तो x1 लेटर से सबसे लाइटेस्ट पेशेंट का वेट है, 7 लाइटेस्ट और 7 हैवीएस्ट में 6 पेशेंट्स कॉमन होंगे, उनका वेट हम m मान लेते हैं। तो x1 प्लस m की वैल्यू दी हुई है 45 × 7 और x8 प्लस m की वैल्यू दी हुई है 52 × 7, तो वही हो जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा x1 माइनस x8 इज इक्वल टू -49। तो आंसर आ जाएगा x8 माइनस x1 इज इक्वल टू 49। ठीक है, तो वही डिफरेंस जो है मैंने आपको ऊपर शो किया था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। लेट अस मूव ऑन टू 14th, which says that total 25 students appear for an exam. Okay, Rahul and Mohan are among those 25 students. Rahul scored 98, तो उसके 98 मार्क्स हैं। The average score of 24 students other than Mohan is 48. अब राहुल को R, मोहन को M, बाकी 23 स्टूडेंट्स के मार्क्स को कुछ भी मान सकते हैं, T मान सकते हैं। तो अदर देन मोहन का जो एवरेज है वो होगा 98 प्लस लेट अस से T मान लिया हमने अपॉन 24, ये दिया हुआ है 48 के, तो यहाँ पे से T की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 48 × 24 -98। ठीक है, तो
तो ये आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 1054। t क्या है? सब स्टूडेंट्स के मार्क्स एक्सेप्ट मोहन एंड राहुल। ठीक है, अब उसने दिया था एवरेज स्कोर ऑफ ऑल 25 स्टूडेंट्स इज 2 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ 24 स्टूडेंट्स अदर देन राहुल। अब इसमें क्या है? 2 मोर देन एवरेज स्कोर ऑफ 24 स्टूडेंट्स अदर देन राहुल का मतलब है 2 मोर देन t प्लस m बाई 24। ये तो हो गया आपका क्या? 2 मोर देन द एवरेज स्कोर ऑफ अदर 24 स्टूडेंट्स अदर देन राहुल। तो ये किसके इक्वल है? सारे के सारे 25 स्टूडेंट्स के एवरेज वेट के इक्वल। तो ये जाएगा t प्लस m प्लस 98 जो कि राहुल का स्कोर है अपॉन 25। तो t की वैल्यू आपके पास है, इसको यहाँ पुट करिए, m का आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, तो दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर सी गोज करेक्ट। कैलकुलेशन आई एम स्किपिंग। फाइन, लेट अस मूव ऑन टू 15 व्हिच सेज दैट द पेरेंट्स हैव m नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। उनके पास कुछ m नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है जो कि नंबर जो है वो अननोन है। द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड m चिल्ड्रन इज 20। द फादर इज 48 years old। एवरेज एज ऑफ मदर एंड m चिल्ड्रन इज 16। द न्यूमेरिकल नंबर m इज। फादर की एज को f मानते हैं, दैट इज इक्वल टू 48। मदर की एज को मानते हैं हम m, और जो बाकी सारे चिल्ड्रन की एज मिला के है उसको हम मानते हैं x। ठीक है, द एवरेज एज ऑफ मदर एंड m चिल्ड्रन इज 16। अब डिवाइड जो इसको करेंगे वो होगा m प्लस 1 से, क्योंकि m जो है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, 1 जो है वो मदर है। दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 16। अदरवाइज उन्होंने दिया था द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड m चिल्ड्रन, तो फादर प्लस मदर प्लस x अपॉन m प्लस 2, क्योंकि m बच्चे हो गए, 2 लोग ये हो गए, इक्वल टू कितना है 20। राइट, अब यहाँ पे देखिए आप m प्लस x की वैल्यू आपको 16 इंटू स्मॉल m प्लस 1 में मिल गई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? m प्लस x की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फादर इज 48, m प्लस x इज 16 इंटू m प्लस 1 और m प्लस 2 से डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास आ जाएगा 16 और 48 64 प्लस 16m इज इक्वल टू 20 इंटू m, सो 20m, 20 into 2 is 40। So we have 4m is equal to 24, that means m is equal to 6। कितने बच्चे हैं उनके? 6। ठीक है, नो डाउट इसमें आपको ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि आपको बच्चे का वेट कैसे लेना है, जो कि मैंने x लिया है, तो वो जो इक्वेशन है m प्लस एक्स वो डायरेक्टली वहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 सेज दैट a is twice as old as b, c is thrice as old as a। तो सिंपल है, b की एज को मानो x, a की एज हो जाएगी 2x और c की एज हो जाएगी जो कि a का ट्रिपल है 6x। If a's age is 2 years less than the average age of all three, then c's present ages। तो a की एज हो जाएगी 2x is equal to average age will be 6x plus 2x plus x, 9x by 3 minus 2। So you have 2x is equal to 3x minus 2, so x is equal to 2। x 2 है तो b की एज 2 साल है, इसकी एज 4 साल है, इसकी एज 12 साल है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 which says that 12 years ago the age of father was 3 times the age of his daughter। After 12 years the father's age will be twice than of his daughter। The ratio of their present ages। सिंपल है, 12 years ago और 12 years later। फादर की एज x, डॉटर की एज y। तो x माइनस 12 अपॉन y माइनस 12 जो है आपका वो था 3, और x प्लस 12 अपॉन y प्लस 12 जो है वो आपका 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2y प्लस 12 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी 3y माइनस 24। सॉल्विंग देम विल गेट y इज इक्वल टू 36, x is equal to 84। So the ratio is 7:3। Okay, simple one। Let us move on to question number 18। It says that the mother has decided to sum and product the ages of her children Ishan and Anushka। ठीक है भाई, the sum and product of their ages are 18 and 56। तो ईशान प्लस अनुष्का की एज का जो सम है वो 18 है, ईशान इंटू अनुष्का की एज का जो प्रोडक्ट है वो है 56। तो डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस पी दैट इज प्रोडक्ट इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस प्रोडक्ट इज 56 इक्वल्स टू 0। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आपको ये रिजल्ट नहीं आता तो क्वाड्रेटिक का इसमें आप सॉल्व करेंगे तो इसमें से एक की एज लेटर से किसी की भी एज मान लो वो 14 आ जाएगी और दूसरे की एज आएगी 4। तो अब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ये 2 रूट हैं, तो वो आ जाएगी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दैट विल डेफिनेटली कन्वर्ट इनटू दिस वन। ठीक है, सिंपल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फाइन, लेट अस मूव ऑन टू 19।
Question number 19 says that the product of Vidhi's age 3 years ago and 5 years later from now is 1 more than twice her present age. तो present age x मानते हैं, 1 more than twice her present age is this one. 3 years ago, 5 years later. 3 years ago her age was this, 5 years later her age will be this. ठीक है, so this is x square plus 2x minus 15 is equal to 2x plus 1. So you have a very simple equation, that is x square equal to 16. X is age, it cannot be negative. ठीक है, so you have option number A as the correct answer. Fine, let us move on to 20. This is again an interesting question. A batsman played n+2 innings and got out on all occasions. His average score in these n+2 innings was 29 runs and he scored 38 and 15 runs in the last 2 innings. The batsman scored less than 38 runs in each of the first n innings. In these innings his average score was 30 runs, the lowest score was x runs, the smallest possible value of x is. ये जो दो डेटा है यहाँ से स्टार्ट करना है आपको भाई. n+2 में उसकी एवरेज जो है वो 29 है, n इनिंग्स में उसकी एवरेज 30 थी, ये दो उसके लास्ट इनिंग का स्कोर है. सो वी हैव टोटल रन्स स्कोर्ड बाय हिम इन n+2 इनिंग्स इज 29 into n+2. टोटल रन स्कोर्ड इन द फर्स्ट n इनिंग्स इज 30n and we'll add the remaining two scores 38 plus 15. So, आपके पास यहाँ पे 53 है, 53 यहाँ पे 58, तो n is equal to 5. यानी कि वो टोटल 7 इनिंग्स खेल चुका है. n+2 की वैल्यू वैसे तो पूछी नहीं है पर 7 है. उस 7 इनिंग्स में उसने लास्ट के 2 इनिंग्स में 38 और 15 रन बनाए हैं. फर्स्ट 5 इनिंग्स में 30 into 5 यानी कितने रन बनाए हैं, 150 रन बनाए. ठीक है, अब इन 150 रन में से ये स्टेटमेंट पढ़िए, द बैट्समैन स्कोर्ड लेस देन 38 रन इन ईच ऑफ द फर्स्ट n इनिंग्स. तो पहली 5 इनिंग्स में हर बार उसने 38 से कम रन बनाए थे. उसका लोएस्ट स्कोर बनाने के लिए हमें 4 इनिंग्स में स्कोर को क्या मानना पड़ेगा, 37. ठीक है, तभी वो 5वीं इनिंग्स में लोएस्ट स्कोर बनाएगा जिसका आंसर होगा 2. तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर वो लोएस्ट स्कोर की वैल्यू स्मॉलेस्ट पूछा है तो बाकी सारे इनिंग्स में आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स स्कोर कर रहा है वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. Two trains are moving in opposite direction. First train is 150 meter long and its speed is 40 km/h and the length of second train is 170 meters. तो total length जो हो गई हमारे पास वो हो गई 320 meters. ठीक है, if they cross each other in 4 seconds, what is the speed of the second train? तो टाइम जो है वो है 4 seconds. स्पीड उसकी x मान लेते हैं. ठीक है, तो जो स्पीड है वो हो जाएगी 40 plus x that is in किलोमीटर पर आवर. तो इनटू कर देंगे 5/18, सो ये हो जाएगी मीटर पर सेकेंड में. ठीक है, और यहाँ से जो स्पीड है वो आपकी आ रही है 320/4 दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड. तो इन दोनों स्पीड्स को क्या कर देंगे हम, इक्वल. सो यू हैव x + 40 इज इक्वल टू 80 × 18/5. सो x + 40 comes out to be equal to 288. So from there x comes out to be equal to 248 kmph. Okay, that is option number A. Next will be question number 22. A man covers a distance of 1400 km in 80 days, resting 10 hours a day. If he rests 16 hours a day and walks at 2.5 times the previous speed, then in how many days he will cover 1000 km? तो यहाँ पे फर्स्ट केस जो है हमारे पास उसमें दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो 1400 किलोमीटर है. ठीक है, टाइम जो उसने लिया, अब टाइम ध्यान से देखेंगे, 80 दिन उसने लिए और एक दिन में 10 घंटे रेस्ट किया. सो 80 × 10 घंटे रेस्ट किया तो 14 घंटे चला वो, ये आवर्स लगे उसको और ये किलोमीटर है. तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 1400/14 × 80 kmph. सो दैट विल बी इक्वल टू 100/80 दैट इज 5/4 kmph. ठीक है, तो ये उसकी स्पीड है. नो डाउट इट इज़ वेरी लेस. नाउ इफ ही इज रेस्टिंग 16 hours a day, वॉकिंग 2.5 times द प्रीवियस स्पीड. सो नाउ डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर, उसको 1000 किलोमीटर जाना है. जो उसकी स्पीड है वो है 5/4 into that is 2.5 that is 5/2. So that is equal to 25/8. अब हम टाइम निकालेंगे डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके और बाद में उस टाइम को डेज में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि वो 16 घंटे रेस्ट करता है, 8 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा 1000/25/8. सो दैट इज 40 × 8. आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का वो है 40 × 8/8 दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेज. बेसिकली ये क्या आया है, आवर्स आया है. तो 40 डेज, दिस वाज इन आवर्स. ठीक है,
तो आंसर इज 40 days. Option number C is correct. Fine. Let us move on to 23. A fraction becomes 3 by 5 if 3 is added to both numerator and denominator, and it becomes 1 by 2 if 5 is subtracted from both numerator and denominator. What is the fraction? So x इसका न्यूमरेटर है, y इसका डिनोमिनेटर है, तो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 जो है वो 3 by 5 है. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 3y. ठीक है, अब दोनों में से 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x माइनस 5 अपॉन y माइनस 5 ये हो जाएगी इक्वल टू 1 by 2. सो यह जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू y. y की ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं सिंपल. 5x प्लस 6 की वैल्यू आ जाएगी 6x माइनस 15. So from here you get x is equal to 21, and from here you get y is equal to 42 minus 5, that is equal to 37. So the fraction is x upon y, x upon y, that is 21 by 37. Okay, that is option Y. Simple enough. Next we have question number 24, which says that there are three fractions. When the largest fraction is divided by the smallest fraction, the result 3 by 5 is greater than the middle fraction by 1 by 3. So this question is definitely wrong. आप ये लाइन, इतनी लाइन ध्यान से पढ़िए कि अगर मैं मानता हूँ x greater than y greater than z, तो इन्होंने दिया हुआ है x upon z की वैल्यू 3 by 5 है, which is further equal to y plus 1 by 3. So this is not possible because x is greater than z. ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मैं इसको z by x करके भी मानता हूँ, ठीक है, तब भी इस क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसा आता है जो कि किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है. ऑफिशियल आंसर की में ये ऑप्शन दे रखा है, सो डेफिनेटली इट शुड बी अ बोनस टू ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है, क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग है आपका. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज 5 by 4 एंड द क्वोशिएंट इज 4 by 20. अब इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस a इंटू बी मान लेते हैं. फ्रैक्शन 5 by 4 है और a अपॉन b जो है 4 by 20, अगेन लोएस्ट फॉर्म में नहीं दिया हुआ यहाँ पे, इज 1 by 5. ठीक है, तो a हो गया b by 5, इधर लिखो b इंटू बी बाई 5 इज इक्वल टू 5 by 4. b स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो b हो गया 5 by 2, तो a हो गया 1 by 2. अब उन्होंने क्या पूछा है, what is the sum of two fractions, that is a plus b, that is equal to 3. ठीक है, that is 3. If the denominator of one fraction is 2 by 5 times the other fraction, I don't know what is the significance of this particular statement, but the question is solvable, so never mind. Answer is option number A. Let us move on to 26. The sum of numerator and denominator of a fraction is 5 less than thrice the denominator. If the numerator and denominator decrease by 2, then the numerator becomes half the denominator. Determine the fraction. So you have two equations. Sum of numerator and denominator of a fraction is 5 less than thrice the denominator. Numerator is x, denominator is y, is 5 less than thrice the denominator, 3y minus 5. तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ गई 2y minus 5. If the numerator and denominator decrease by 2, so x minus 2 upon y minus 2, the fraction becomes 1 by 2, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो हाफ हो जाएगा डिनोमिनेटर. तो यहाँ से आएगा 2x minus 2 is equal to y. तो किसी की भी वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, ये कर देते हैं. तो 4y minus 10 minus 2 is equal to y. You get 3y equals 12. You get y equals 4. If you get y equals 4, you get x equals 3. So the fraction x upon y comes out to be 3 by 4. That is the answer. Option number D is correct. Let us move on to 27. This is a pretty simple question. ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट इसकी लंबी है कि A and B decide to travel from place X to place Y by bus. A had ₹10 with him and he finds that he has 80% of the bus fare for 2 persons. So let the bus fare be X. 80% of X was 10. So X was 10 into 5 by 4. That is equal to 50 by 4 and that is equal to 12.5 रुपये. ठीक है, तो 2.5 रुपये उसके और चाहिए. B finds ₹3 with him and hands it over to A. B को 3 रुपये मिल गए. Obviously sufficient amount of money हो गया उसके पास और उसके पास 2 टिकट खरीदने के बाद 50 पैसे बच जाएंगे. Simple one. Next is question number 28, which says that a car has a 4-digit number such that none of its digits is 0. If you remove second or fourth digit, the resultant 3-digit number is a perfect square. If you remove the first digit, the resultant 3-digit number is a palindrome. No digit in the number is repeated more than twice.
what is the remainder left when the square of the car number is divided by 5? नो डाउट दिस इज द सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यूब वाले के बाद। अब इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है या जो स्टोरी है वो ऐसा लगता है रामानुजन वाली स्टोरी से इंस्पायर्ड है। सबसे पहले आप ये पढ़िए कि कोई भी डिजिट जीरो नहीं है। इफ यू रिमूव सेकंड और फोर्थ डिजिट द रिजल्टेंट 3 डिजिट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एंड इफ यू रिमूव द फर्स्ट डिजिट द रिजल्टेंट 3 डिजिट नंबर इज अ पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम वाली इक्वेशन से पिक करते हैं। अगर आप पहला डिजिट हटा देते हैं तो बाकी के 3 डिजिट जो है वो पैलिंड्रोम है, यानी कि BCB। ठीक है, ए कोई लग नंबर है, BCB चाहे आगे से पढ़िए चाहे पीछे से, पहला डिजिट हटाने के बाद आपके पास पैलिंड्रोम आना चाहिए। अब अगर सेकंड या फोर्थ डिजिट हटाते हैं, जब सेकंड हटाते हैं तो नंबर बनता है ACB, और जब फोर्थ हटाते हैं तो नंबर बनता है ABC। अब ये है मेन कैच ऑफ द क्वेश्चन, ये दोनों क्या हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स। ठीक है, अब इसके बाद इसका मेन एनालिसिस शुरू होता है। 3 डिजिट के परफेक्ट स्क्वायर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हुए सिर्फ एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, एंड उसी पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे इन्होंने एक क्वेश्चन बनाया है। द पॉसिबल कॉम्बिनेशन इज 169 और 196। ठीक है, तो यानी कि A तो 1 हो गया कंफर्म, ये 1 आ गया, या तो ये 6 होगा या 9 होगा। अगर ये 6 है तो ये 9 होगा, ये 6 होगा। अगर ये 9 है तो ये 6 होगा, ये 9 होगा। तो हमारे पास 2 पॉसिबल नंबर्स आ गए गाड़ी के, 1696 और 1969। अब क्वेश्चन बनाने वाला बहुत स्मार्ट है, उसने क्या किया, इन दोनों का स्क्वायर करवा दिया हमसे। अब 6 वाले डिजिट का स्क्वायर किससे एंड होगा? 6 से। 9 वाले डिजिट का स्क्वायर किससे एंड होगा? 1 से। अब इसका रिमाइंडर किसके डिवाइड करने के बाद पूछा है? 5 के बाद, तो इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा और इसका भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो डेफिनेटली काफ़ी रिसर्च इन्वॉल्व है इस क्वेश्चन को बनाने में। नो डाउट इट इज a lot time taking question, so you need to avoid them. The answer is option number A. I hope the explanation is clear. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। A worker starts walking from his office. He first walks 40 meters south and then 30 meters west. How far is he from the starting point? भैया सिंपल सी बात है, एक बंदा यहाँ से चला 40 मीटर गया साउथ, फिर गया 30 मीटर्स वेस्ट, तो ये तो राइट एंगल हो गया। फाइनल ओरिजिन पोजीशन के बीच में क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। सो दिस डिस्टेंस D इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? 50 मीटर्स। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर D। फाइन, लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30। बिलो इज गिवन अ फिगर इन विच अ हॉर्स इज प्लेस्ड ऑन वन ऑफ द बॉक्सेस in a square grid of size 5x5. The horse can move in either of the following ways in a single move. 2 boxes either to a left or right and 1 box is up or down, या फिर 2 boxes up or down, 1 box left or right। तो जैसे चेस वाला घोड़ा चलता है वैसे ही ये चलेगा। ठीक है, 2.5 कदम एक डायरेक्शन में 2, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 1, आगे या पीछे या फिर ऊपर या नीचे। द हॉर्स कैन नॉट स्टेप ऑन अ ग्रे बॉक्स। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज है। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये है कि भैया आपने हॉर्स ऐसी जगह खड़ा करके दिया हुआ है कि उसको ग्रे के ऊपर स्टेप तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसके अलावा ये नहीं चल पाएगा। द हॉर्स हैज टू स्टे विद इन द ग्रिड, कोई दिक्कत नहीं है। एनी मूव आउट ऑफ द ग्रिड इज नॉट लीगल। हाउ मेनी वाइट बॉक्सेस आर देयर विच कैन नॉट बी कवर्ड बाय हॉर्सेज विद इन 3 मूव्स। ठीक है, तो आप ये ध्यान से देखिए इसमें कि ये इधर तो नहीं जा सकता, कि ऐसे गया तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई फर्स्ट। उसके बाद अब इधर नहीं जा सकता, इधर जा सकता है। इधर जाने के बाद फिर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, पीछे मुड़ना पड़ेगा, तो उसमें वाइट बॉक्स बहुत कम कवर होंगे। इसको इधर चलाइए, यहाँ गया 2 और 1 2.5, तो यहाँ पे दूसरा स्टॉप इसका। ठीक है, अब इसके बाद इधर ये नहीं जा सकता, इधर जा सकता है, तो 2 और 1 2.5, तो तीसरा स्टॉप यहाँ पे हो गया। तो कितने बॉक्सेस खाली रह गए? 1 2 3 4 5। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे ले जाना चाहें उसको, तो उसमें 6 बॉक्सेस हमेशा खाली बच रहे हैं। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। तो आफ्टर दिस वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एग्जाम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 फॉर द मैथ सेक्शन। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो इस फिगर में 1 और 2, ये दो बड़े ट्रायंगल हैं, और जो छोटे ट्रायंगल इंटरसेक्शन की वजह से आ रहे हैं वो ये हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 2 + 4, सिंपल आंसर इज 6। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर B फॉर यू। फाइन, so with this we finally come to the end of this particular video. Thanks a lot for watching. Do like, share and subscribe to the channel The Maths Trainer. अगर आपके पास कोई भी डाउट है इस एग्जाम के रिलेटेड या फिर किसी और स्टेट पीसीस के रिलेटेड, तो you can reach me out on the contact number given in the description link below. We'll see you in the next video very soon. Till then, goodbye, take care, keep studying and all the best.